हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं जनरल साइंस के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपका हर तरह के परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। सारे प्रश्न जो है इसमें इम्पोर्टेंट को हमने इंक्लूड किया है और अगर यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो 25 सेलेक्टेड प्रश्न आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें रोज़ कुछ ना कुछ आपको नया वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। जीके जीएस से संबंधित या फिर कोई भी जगह अगर यदि वैकेंसी आता है तो उसका भी वीडियो आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो फट कर लीजिए और हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहला प्रश्न से। देखिए, टाइफाइड तथा पेचिस जो रोग जो होता है उसका फैलने का जो कारण होता है वो क्या होता है? तो देखिए, जो टाइफाइड तथा पेचिस जो रोग फैलता है वो आपका फैलता है जल प्रदूषण से। अगर यदि आप डॉक्टर के पास जाते होंगे, कभी किन्हीं का तबीयत खराब हो गया तो डॉक्टर क्या कहता है कि भैया आपको क्या है कि टाइफाइड हो गया। ठीक है, और टाइफाइड जो है उसका मेन रीज़न क्या होता है कि प्रदूषित जल का यदि हम लोग सेवन करते हैं तो वहाँ पे टाइफाइड और पेचिस होने का संभावना रहता है और उसी की वजह से ये हो जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधा है? अगर यदि आप बायोलॉजी में पढ़ते होंगे तो पौधों के बारे में आपने पढ़ा होगा C4 का मतलब। तो हालांकि इसका आंसर जो हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जो है C4 है, तो आपका मक्का जो है ये C4 पौधा है। ठीक है, क्या हो जाएगा? मक्का इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, समुद्री घोड़ा क्या है? आप नाम सुनते ही लगता है कि समुद्री घोड़ा जो है घोड़ा होगा, लेकिन ये घोड़ा है नहीं। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा है जो समुद्री घोड़ा जिसे कहा जाता है। यह एक समुद्री स्तनधारी है, या फिर एक मछली है, या फिर एक कोरल का पौधा है, या फिर एक समुद्री शैवाल है। तो अगर यदि हम लोग इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्री घोड़ा जो है एक मछली का नाम है। समझ गए? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाले जीवों के अभिचिन्हों को क्या कहते हैं? देखिए, प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाले जीवों के अभिचिन्हों को कहा जाता है जीवाश्म। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाले जंतु हैं? चार ऑप्शन हमारे सामने है, कंगारू, चूहा, चमगादड़ या फिर डकवील। तो देखिए, चारों में से जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, सही उत्तर आपका हो जाएगा डकवील। ये जो है ये अंडे देने वाले जंतु हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? डकवील इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको समझना चाहिए। प्रायूरेनियम तत्व क्या होते हैं? देखिए, यूरेनियम से तो आप तो वाकिफ होंगे, लेकिन प्रायूरेनियम तत्व जो होता है वो क्या होता है? तो ये आपका होता है वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता है उसे प्रायूरेनियम तत्व कहा जाता है। बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आप इसको समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वायुमंडल के दाब में होने वाली परिवर्तनों को मापते हैं। देखिए, वायुमंडल का जो दाब होता है इसमें जो परिवर्तन होता है उसको मापने का ये एक यंत्र है और उस यंत्र का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। बैरोग्राफ, ऑप्शन बी में आपका है क्रेक्सोग्राफ, और ऑप्शन सी में आपका है बैरोमीटर, और ऑप्शन डी में है सिस्मोग्राफ। तो राइट आंसर अगर यदि आप ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं बैरोग्राफ, तो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका देखिए, वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण या यंत्र को क्या कहते हैं? जो वाहन है, जो गाड़ियां जो है उसके इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण या यंत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में आपका है रेफ्रिजरेटर। ये तो रेफ्रिजरेटर तो आपका होगा नहीं, क्योंकि इसमें हम लोग पानी, जल ठंडा वगैरह ठंडा करते हैं। दूसरा आपका है रेडिएटर, और बहुत जगह ये आपको मिलता है रेडी वाटर लिखा हुआ, उसको भी आप ध्यान में रखिए, रेडिएटर या फिर रेडी वाटर। तीसरा आपका है कार्बोरेटर, और फिर चौथा आपका है जीएम काउंटर। तो देखिए, इसका राइट आंसर की अगर यदि हम बात करें तो राइट आंसर इसका हो जाएगा रेडिएटर। ठीक है, ये जो रेडिएटर है, रेडी वाटर है, इसी से इंजन को ठंडा किया जाता है। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है जो सबसे घातक होता है? तो ऑप्शन ए में है आपका चेचक, ऑप्शन बी में पोलियो, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी एड्स। तो देखिए, राइट आंसर की अगर यदि हम बात करें तो अनुमान तो आपने भी लगा लिया होगा, इन चारों में से सबसे घातक बीमारी एड्स होता है। ठीक है, चेचक होता है आप ठीक हो जाएंगे, पोलियो होता है ठीक हो जाएंगे, मलेरिया होता है ठीक हो जाएंगे, लेकिन एड्स जो है ये लगभग आदमियों का जान लेकर के ही मानता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, पौधों में श्वसन होता है। तो देखिए, पौधों में जो श्वसन होता है उसके बाद यह है क्वेश्चन मार्क। कब होता है पौधों में श्वसन?
तो ऑप्शन ये में आपका है केवल रात में पौधे श्वसन करते हैं, केवल प्रातः के समय में करते हैं, केवल दिन में करते हैं, या फिर दिन में भी और मुख्यतः रात में भी। तो अनुमान लगा करके अगर यदि आप आंसर इसका करना चाहते हैं तो ऑप्शन डी आप अनुमान लगाइए, क्योंकि पौधे जो हैं दिन में भी करते हैं और मुख्यतः रात में ज़्यादा करते हैं श्वसन। समझ गए? केवल रात, केवल प्रातः या फिर केवल दिन, ये तीनों क्या है? गलत है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका है न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहा जाता है? तो देखिए जो न्यूट्रॉन होते हैं और जो प्रोटॉन होते हैं, इनके संख्याओं का जो योगफल होता है उसको कहा जाता है द्रव्यमान संख्या। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट यहाँ पे हो जाएगा। अगर यदि आप सी लगा रहे हैं तो बिल्कुल आप राइट थे। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योगफल को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। देखिए अगर यदि आपके कोई संगति में निकोटीन यानी कि तंबाकू खाते होंगे तो ध्यान रखिएगा, निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? तो देखिए निकोटीन एक ये तंबाकू में हालांकि पाया जाता है और थोड़ा थोड़ा मात्रा में चाय में भी पाया जाता है। निकोटीन से क्या है ना कि निकोटीन से नशा आ जाता है आदमी को, इसलिए कभी भी तंबाकू वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए। और ये सबसे अधिक किस में रहता है? तंबाकू में रहता है। ठीक है, निकोटीन किस पदार्थ में पाया जाता है? तो ये तंबाकू में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है? तो देखिए जो पोलियो जो होता है, किसी भी व्यक्ति को, जवान व्यक्ति को भी पैरालाइज हो जाता है, किसी को बचपन से ही होता है। तो देखिए पोलियो रोग जो है ये किस वर्ग के रोगाणु के द्वारा होता है? हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, विषाणु से, जीवाणु से, कवक से या फिर शैवाल से। तो राइट आंसर अगर यदि आप ऑप्शन ये लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, विषाणु से फैलता है आपका पोलियो रोग। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़ों पर ग्रंथियां पाई जाती हैं? ऑप्शन ए में आपका है आलू, ऑप्शन बी टमाटर, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी मटर। तो सही उत्तर अगर यदि ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। ये जो मटर है ये एक ऐसा पौधा है जिसकी जड़ों पर ग्रंथियां पाई जाती हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण जो होता है वो किन किन चीज़ों से होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सी, एच और ओ, कार्बोहाइड्रेट का इससे निर्माण होता है। देखिए अगला प्रश्न आपका है कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? तो देखिए कृषि जो शास्त्र है उसमें उन्नत किया जाता है यानी कि, तो हम लोग इसको सबसे पहले ऑप्शन एक बार देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है कि पौधों और पशुओं को कृषि शास्त्र में उन्नत किया जाता है, या फिर फसल वाले पौधों को, या फिर केवल फलों के पौधों को, या फिर कृषि को। तो राइट आंसर की अगर यदि हम बात करें तो ऑप्शन ये हो जाएगा, पशुओं और पौधों को कृषि शास्त्र में उन्नत किया जाता है। ठीक है, क्योंकि पशु जो है जिससे हम लोग दूध का उत्पादन करते हैं ये भी कृषि के अंतर्गत ही आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बकरी पालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, दूध के लिए गाय पालन हो गया, ये सारे कृषि के अंतर्गत ही आते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? पौधों और पशुओं को। सघन खेती का संबंध किससे है? ऑप्शन ए में देखिए आपका श्रम के सघन उपयोग से उपज, ऑप्शन बी में आपका है उर्वरक के सघन उपयोग से उपज, या फिर ऑप्शन सी में है आयातित निवेशों के बड़े पैमानों पर उपयोग द्वारा उपज बढ़ाना, या फिर ऑप्शन डी है आपका मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। तो राइट आंसर की अगर यदि हम बात करें तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना, इसे ही सघन खेती कहा जाता है। चलिए अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना तो आपको भूलना ही नहीं है। इसी बात पर हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ट्रक फार्मिंग क्या होता है? तो देखिए ट्रक फार्मिंग का अगर यदि सीधा सीधा मतलब आप समझना चाहते हैं तो ये आपका है व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि। क्या है? व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि को कहा जाता है ट्रक फार्मिंग। सही उत्तर ऑप्शन ये आपका हो जाएगा। देखिए आपका अगला जो प्रश्न है, आपका जो अगला प्रश्न है फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए फलों का, ऑप्शन बी सब्जियों का, ऑप्शन सी वनों का, ऑप्शन डी फूलों का। तो राइट आंसर अगर यदि आप ऑप्शन डी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही है, फ्लोरीकल्चर में फूलों का अध्ययन किया जाता है। देखिए फूल का क्या अंग्रेजी होता है? फ्लावर होता है, और उसी से बनाइए आपका फ्लोरीकल्चर। तो फ्लावर याद रखिएगा और उसी में फ्लोरीकल्चर को ट्रिक के माध्यम से याद रख लीजिए। ठीक है, कि फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। देखिए पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है, पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये आपका सही उत्तर आपका हो जाएगा फूलों का, क्योंकि फलों का। ठीक है, पोमोलॉजी में फलों का, पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। फूलों को हम लोगों ने देख लिया फ्लोरीकल्चर, और फलों का हो जाएगा आपका पोमोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलरीकल्चर शब्द का संबंध किस विज्ञान से है?
ओलरीकल्चर शब्द का संबंध जो है वो निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए हम लोग देखते हैं सब्जी विज्ञान से, ऑप्शन बी पुष्प विज्ञान से, ऑप्शन सी फसल विज्ञान से, ऑप्शन डी फल विज्ञान से। ये फल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ओलरीकल्चर शब्द का जो संबंध है वो आपका सब्जी विज्ञान से है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने कितना देख लिया? फल का देख लिया पोमोलॉजी, फूल का देख लिया फ्लोरोकल्चर, और ये ओलरीकल्चर आपका यहाँ पे हो गया सब्जी का। ये तीनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ओलरीकल्चर शब्द किससे संबंधित है? तो सब्जी विज्ञान से संबंधित है। देखिए अगला प्रश्न आपका आता है सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए सिल्वीकल्चर के अंतर्गत जो है क्या कि ये दोनों का तो होगा नहीं, ये दोनों का आपने आंसर देख लिया है तीनों का। तो देखिए ना फल का होगा, ना फूल का होगा, ना सब्जी का होगा। अभी हम लोगों ने लगातार इन तीनों का आंसर देखा है। तो यहाँ पे देखिए सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो अब बच क्या गया? 1 बच गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा सिल्वीकल्चर के अंतर्गत। देखिए अभी हमने यहाँ पे तुरंत बिना ऑप्शन को आने के ऑप्शन को देखते ही कैसे काट दिया कि ये 3 तो होगा ही नहीं, चौथा ही बच रहा है। देखिए बहुत बार ना आपको आंसर अगर यदि पता ना हो तो आप अनुमान से मार सकते हैं, क्योंकि यदि आपको फल का आध है, फूल का आध है, साग सब्जी का आध है, चौथा ऑप्शन तो 1 का है भैया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप अनुमान लगा करके भी मार सकते थे सिल्वीकल्चर 1 का अध्ययन। तो इसलिए आपको आंसर सबका याद रखना है, तो ही आप जाकर के एग्जाम में बिना समय बर्बाद किए आराम से करके आ सकते हैं, ठीक है। देखिए मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है किस चीज़ का? मोनोकल्चर जो है एक विशिष्ट लक्षण है, ये किस चीज़ का विशिष्ट लक्षण है? तो राइट आंसर की यदि हम बात करें तो स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का ही एक विशिष्ट लक्षण है मोनोकल्चर। क्या समझे? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो देखिए मृदा का अध्ययन का उल्लेख करने के लिए जो प्रयुक्त शब्द यहाँ पर हो सकता है वो आपका भूमि विज्ञान है। क्या हो जाएगा? भूमि विज्ञान हो जाएगा मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द, उपयुक्त शब्द, ठीक है। चलिए और यहाँ पर आपको हम देते हैं एक प्रश्न जो आपका ये हो गया टास्क, ठीक है। आपको ये कंप्लीट करना है कमेंट करके। प्रश्न क्या है एक बार आपने पढ़ तो लिया होगा, हम फिर पढ़ देते हैं। मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? इसका आंसर आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग कमेंट करेंगे। जिनको जिनको आधा है आंसर जरूर कमेंट करिए। आपको जो लगता है ये बी सी डी आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं किनका सबसे पहले कमेंट आता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीके विद आरके। थैंक यू।